अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है आप लोगों का? एंड वी हैव अ गुड न्यूज़ टू स्टार्ट द शो विद। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बात होती है क्योंकि बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से ढूंढे कोई अच्छी खबर आपके लिए। तो आज हम जल्दी से आपको बता दें कि पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद सस्ती कर दी गई हैं और पेट्रोल की कीमत में ₹2.07 फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। हाउ अबाउट दैट? Obviously. How about that? मतलब अगर बहुत 20 रुपए हो जाती तो क्या बात होती, लेकिन फिलहाल 2 रुपए। पेट्रोल की नई कीमत होगी ₹247.03 फी लीटर और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.40 की कमी की गई है। होपफुली अब इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसकी हम अक्सर बात करते हैं ना, वो नीचे हमारी अशिया की कीमतों तक पहुंचेगा क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स वो नहीं कम करते हैं किराए। आपने कह दिया क्योंकि कभी लिटरली डेली यूज की चीजें जैसे तेल, घी, ये मतलब ये ऊपर चली जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या रीजन है क्यों ऊपर चली रही है। हुमा, एक बात मैंने बतानी है और इस बारे में अपडेट हम आपको करते रहेंगे और वो बात ये है कि प्रैक्टिस सीजर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा। इजलास 63A की नजरसानी दरखास्तों की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में ना बैठने के खत के बाद, आपको पता है ये एक बड़ा लंबा चौड़ा मामला चल रहा है, खतो किताबत हो रही है, पब्लिकली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब आर्टिकल 63A की तशरीह नज़रसानी केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने एक्चुअली रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया था कि जस्टिस साहब जज साहब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें और जस्टिस मुनीब अख्तर अगर इनकार करेंगे तो फिर जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल कर लेगी। सो लेट्स सी कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्या फैसला करते हैं और क्या होता है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो आपको 2 हफ्ते की मोहलत और मिल गई है। सो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। अनदर वन, इनकम टैक्स कोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। FPR की जानिब से इनकम टैक्स कोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तोसी का नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है और FPR का कहना है कि फैसला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत किया गया। कहने का मतलब ये है कि डू इट, मतलब ये सब कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है कि इन केस आप नहीं कर पाए थे, विच इज स्ट्रेंज, बिल्कुल एंड तक नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी 2 हफ्ते हैं, ये चीज़ 2 दिनों में हो जाती है अगर आपका पेपर वर्क इन ऑर्डर हो। सो डू इट। एब्सोल्युटली, वो बहाना कि सिस्टम डाउन है या हल कर रहे हैं या हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं है, अब तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब आपको मजीद वक्त मिल गया है। इसलिए लेट फाइलर बनने से बेहतर है आप बर वक्त, अब जो 2 हफ्ते आपको मिल गए हैं, अपना इनकम टैक्स फाइल करें। और जो लेट फाइलर भी कोई चीज होती है, लेट फाइलर होता है, फिर उस पर पेनल्टीज भी होती हैं, फिर उसका आपका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है क्योंकि अभी ये फैसले होने हैं और बड़े सख्त फैसले होने की बातें पहले से की जा रही हैं। सो और फिर बाद में जाके वो रौला डालना कि ये क्या हो गया एंड ऑल दैट, जस्ट बिकम अ पार्ट। क्योंकि अगर हम अब भी हमारे कोई 35 लाख 36 लाख रिटर्न्स की अब बात करें, हो गए हैं फाइल, हम अब भी अगर बात करें, हम कितनी ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, मतलब जस्ट इमेजिन, इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेस देन अ ड्रॉप इन द ओशन, इट इज एम्बैरेसिंग कि करोड़ों में तो बात होनी चाहिए। 3 करोड़ की आबादी के तो सिर्फ शहर में रहते हैं, हम कराची की बात करें और कराची माशाल्लाह पाकिस्तान का मौशी हब है, मतलब दिस इज द सिटी दैट ड्राइव्स द होल कंट्री। अब हम पूरे मुल्क में 35 लाख 36 लाख रिटर्न की बात कर रहे हैं जिसमें जाहिर है सारे क्लास वाले तो ऑटोमेटिकली आ ही गए। तो व्हाट आर द वेयर आर द अदर्स? आप बेसिकली इस बात को समझ लें एंड डू इट, बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और अगर आप बेहतरी चाहते हैं, मुल्क में एक्सपेक्टेशन रखते हैं मुल्क से, तो खुद भी तो कंट्रीब्यूशन कुछ करनी है ना। और आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? एटलीस्ट अपने इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल कर लें, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें, वो सारे आपके अपने ही पैसे, एवरीथिंग इज योर ओन, जस्ट फाइल इट ताकि वो एक रिकॉर्ड में तो आ जाए ना चीज। तो 2 more weeks आपके लिए, प्लीज नो मोर बहानास एंड एक्सक्यूजेस एंड एवरीथिंग पड़ सकता है, इसलिए उससे बचें और आज ये कदम उठाएं। अच्छा जी, अभी हम आपको ये बताएंगे कि लबनान की सूरत हाल क्या है। फ़ज़ाई हमलों के बाद इजराइल ने लबनान पर ज़मीनी हमले शुरू कर दिए हैं। फुल ऑन वॉर सिचुएशन। सरहदी इलाके में टैंकों और तोपखाने से भी लबनान के सरहदी कस्बों पर हमले किए जा रहे हैं। लबनान बहुत ही छोटा सा मुल्क है, आपको पता है, और पहले ही इतने चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी उनकी तबाह है। हिज़्बुल्लाह ने सरहदी कस्बों में, इतना भी छोटा मुल्क नहीं है, खासतौर पे जो उस पर अटैक कर रहे हैं ना इजराइल, उससे तो बहुत बड़ा है। मतलब वो तो एक डॉट है। आई मीन एक
एक वक्त डाला हुआ है, आई एम सॉरी टू से, पूरे रीजन में, मगर जो सपोर्ट हासिल है like this. पता ही है आपको फिर इजराइल को, मतलब 100%, yes. वो दूसरों पे बम बरसा रहे होते हैं, उधर से बयान आता है कि खित्ते में खराब सूरत हाल के पेश नज़र हम अपने फौजी बढ़ा रहे हैं, इजराइल मजीद भेज रहे हैं, हम अपने अड्डे भेज रहे हैं, हम अपने जहाज भेज रहे हैं, हम अपने बहरी जहाज उस तरफ भेज रहे हैं, मतलब ऐसी हम अपने बहरी बेड़े भेज रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो अब एक और नए मुल्क में निशाना बनाना शुरू हो चुका है लोगों को। हाँ, वी शुड बी रेडी टू बी देयर फॉर देम। अच्छा, बिल्कुल यही आपने बात जो की है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयाँ, ये महदूद थी, जिसमें मतलब एक जिसको मारना था वो तो गया, उसके साथ 200 और लोग भी चले गए। तो ये भी मतलब, और आप कौन डिसाइड करते हैं कि आप मारेंगे, और आप मारने वाले होते हैं और फिर तायद हो रही है एक दूसरे को। हफ्ते को ही 95 शहरी शहीद हुए थे, 172 जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का कहना है कि इजराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार हैं। और इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री लेबनान, जिसमें बहुत बड़ी एक क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हर किस्म के अरब हैं, मतलब और ये एक ज़माने में बड़ा एक नाम होता था इस मुल्क का, और बड़ा पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट इसको कहा जाता था, बैरूत को ख़ास तौर पे। लेकिन अब अगर आप वहाँ जाएं तो बिल्कुल आप कोई चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाउएवर इट्स अ ब्यूटीफुल टेरेन, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अब अपने मसलों पे आ जाए। बिल्कुल जी, अपने मसलों पे आ जाते हैं। और बताएं आपको ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जारहाना लबो लहजे और अंदाज़े गुफ्तगू ने सियासी मैदान में भौचाल तो पैदा कर रखा है, और उनके तुंदो तेज़ बयानात जो है वो बज़ाहिर जारियत और तशद्दुद को फरोग देते हैं। 100% ऐसा ही लगता है। और एक दिन पहले बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू में हामिद मीर साहब के शो में सुन रहा था, और उन्होंने पूछा कैटेगोरिकली कि गले पड़ सकता है, इस पे क्या कहते हैं वो। तो अब एवरीबडी इन द पार्टी सीम्स टू बी ओनिंग व्हाट गंडापुर साहब सेड। अब ये यही पॉलिसी है, क्योंकि पहले दे वर नॉट, याद है आपको, जो अपॉलोजेटिक हो गए थे सारे, और फिर मानी पीटीआई को ये बात अच्छी नहीं लगी। मगर उन्होंने हफ्ते को क्या कहा था, वो इनकलाब लाना चाहते हैं भाई इस मुल्क में। सुने, अच्छा चलो वो देख लेते हैं। इस मुल्क के अंदर आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। कोई ये समझता है ये पंजाब हमारा है, और कोई ये समझता है पंजाब की हवा हमारे साथ है। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। आखिरी वार्निंग है, मैं ऐलान कर रहा हूं यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। इतनी धमकियां इतने खतरनाक लगने लगता था टीवी से निकल आएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मुल्क के तूलो अर्ज में अभी इस बयान के आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे थे कि अली अमीन गंडापुर कल फिर पूरी तरह अपने रंग में दिखाई दिए और पंजाब पुलिस को नई धमकियां दी। हमेशा की तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर भी गुस्सा निकाला, और ये लें जी सामने आपके पेश है। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है, और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया है हमने, तुम्हारी फैमिली का एहसास किया है हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिली का एहसास नहीं है, तो अगली दफ़ा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस्मा बुखारी साहबा, ये तुम कहती हो ना कि जलसे तुम पख्तूनख्वा में करो, पख्तूनख्वा में क्यों जलसे करूँ? ये तुम्हारी जो वज़ीर आला बैठी हुई है, इसकी तरफ वीडियो निकाले ना मेरे भाई, सोशल मीडिया वालों और इस वालों। ये जब इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, जेल में भी नहीं था। मेरा तो लीडर जेल में है, और नाजायज इलीगली। तुम्हारा बाप तो चोरी करके साबित हो के उन्हीं फ्लैटों में जिनमें सजा हुई थी, जहाँ के उन्हीं फ्लैटों में रह रहा था। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी उन्हें मना नहीं किया। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज़ यूज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में वो औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है। ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर जलसे जुलूस और रैलियों में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगता रहा है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ अपना हक़ इसे करार देते हैं बल्कि धड़ल्ले से कहते हैं कि वो जब चाहेंगे सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी ज़िले का कोई भी बंदा कह दे कि आज तक एक गाड़ी या तेल या ट्रांसपोर्ट हटा ली हो उसने। हाँ, मैं वज़ीर आला हूँ इस सूबे का। जब मैं मूव करूँगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूँगा। बाकी गाड़ियाँ मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता ना फिर आप कहते वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा भी आपको बता दें कि वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने पंजाब पुलिस के तशद्दुद से मुताल्लिक़ अमीन गंडापुर के बयानात की तरदीद की और ये भी बताया कि PTI कारकुनों के तशद्दुद से पंजाब पुलिस के कई अहलकार ज़ख्मी भी हुए। अली अमीन गंडापुर की बातों को खिफ़त मिटाने की कोशिश भी करार दिया गया। झूठ बोलने की इंतहा है। अब वो कल से परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ। पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे PTI का बंदा दिखाएं जो ज़ख्मी हुआ हो। ज़ख्मी कौन हुए? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकती। अच्छा, अब ऑब्वियसली लगता तो यही है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अब बाकायदा जंग के मूड में आ चुके हैं। मगर इस जारहाना अंदाज का इमरान खान को अब तक तो कोई फ़ायदा मिलता दिखाई नहीं दिया। शायद नुकसान ही हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है। तोशा खाना केस जो 2 है इसमें बानी PTI बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत कल खारिज हो गई थी। मुल्ज़िमान पर कल फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। 9 मई के ताज़ा वाक़यात सबूत हैं कि ज़ाहिर अवामी मकबूलियत होने के बावजूद रियासत तशद्दुद को फरामोश नहीं करती और PTI की आज तक कीमत चुकाना पड़ रही है। इस पर ज़रा हम तज्जिया लेते हैं। और इतने जारहाना है कि वो अब इससे पहले हम मिडल ईस्ट की सूरत हाल की बात कर रहे थे। मतलब इस किस्म की जो पर्सनैलिटी है वो उधर बड़ी वैसे फिट आएगी। इन एनी केस ज़रा समझते हैं कि अब ये इतने जंग के मूड में क्यों आए हुए हैं। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं। वड़ाइच साहब, स्टेटमेंट्स देखें, गोली का जवाब गोली से देंगे और सूबे की सरकारी मशीनरी तो इस्तेमाल होगी और इजाज़त मिले ना मिले जहां हुक्म होगा जलसा करेंगे। मतलब माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये उनके वर्ड्स हैं। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयानात को क्या गैर मामूली समझना चाहिए या इसको किस तरह आप इंटरप्रेट करेंगे? मेरा ख्याल है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है ना, उनके बयानात को इस तनाज़ुर में देखा जाए कि वो PTI के अंदर की सियासत कर रहे हैं और बानी PTI को इस तरह के बयानात, इस तरह का रवैया, ये जारहियत बहुत पसंद आती है। हमने देखा कि उनके दौरे हुकूमत में भी जो सबसे ज़्यादा मीडिया पर, अपनी अपोजिशन पर हमले अच्छे करता था अल्फाज के, उसको सराहा जाता था। जो बाकायदा लड़ के आता था, किसी को मार के आता था, उसको भी शाबाश दी जाती थी। तो अली अमीन गंडापुर की सियासत बहुत अच्छी जा रही है। इस वक्त PTI में इमरान खान के बाद अगर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा है तो वो अली अमीन गंडापुर है। बाकी सब पीछे रह गए। बड़े बड़े नाम जो थे उन्होंने पिछाड़ दिए अपनी इस ज़ुबान की वजह से, अपने इस जारहाना रवैये की वजह से। तो अगर तो PTI की सियासत देखें तो उसमें तो वो बड़े कामयाब हैं। हाँ, अगर मुल्क के हालात देखें, उनका रवैया देखें, चीफ मिनिस्टर का रोल देखें तो ज़ाहिर है उनका रवैया बड़ा मायूस कुन है। लेकिन वो तो PTI की सियासत कर रहे हैं, वो बानी PTI को खुश करना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब। ठीक, हालात देखें, सूबे के हालात देखें तो उससे तो कोई सरोकार लगता नहीं है उन्हें, लेकिन अदरवाइज़ वो बड़ी अच्छी सियासत कर रहे हैं अपनी पार्टी, अपने बानी के लिए। वड़ाइच साहब, तहरीक इंसाफ और इसके चाहने वालों का मुरब्बजा कानून यही है कि गंडापुर साहब की टोन जितनी सख्त होती जाएगी उतनी मकबूलियत भी उन्हें मिलती जाएगी और शायद PTI को भी। लेकिन कहीं और ये पैगाम हो सकता है और इसे इसी नज़र से देखा जा सकता है, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि इमरान खान साहब को इस जाहरियत का फ़ायदा होगा या उल्टा गले पड़ेगा उनके ये? देखिए ना, ये हर बंदे की अपना फ़ायदा और नुकसान के तकाज़े होते हैं। मसलन हमारे ख़्याल में तो इमरान खान को फ़ायदा इस चीज़ में है कि उनको रिलीफ मिले, उनकी पार्टी को इक़्तिदार के करीब हो। हमारे ख्याल में तो ये है कि उनके अगर गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हों,
कोई वायदा हो जाए, मुक्तदरा से कोई उनकी बातचीत हो जाए, तो हमारे ख्याल में ये रिलीफ है। हो सकता है इमरान खान की नज़र में भी ये चीज़ें रिलीफ हों, लेकिन तरीक़ेकार हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए, वो समझते हैं दबाव के ज़रिए होना चाहिए, वो समझते हैं मैं इतना पॉपुलर हूँ कि ये हुकूमत क्या है, मुक्तदरा क्या है, इनको झुक जाना चाहिए, और उसको झुकाने में अली अमीन गंडापुर जो है उनका ये इस तरह की गुफ्तगू काम आएगी। तो ये अब दो रवैये हैं। हम लोग जो उनके चीज़ों को मेरा ख्याल है कि नहीं समझ पा रहे। हमारे ख्याल में तो इनके ये चीज़ें हैं उनकी मदद नहीं कर रही, लेकिन उनका ख्याल है कि इनकलाब करीब आ रहा है और बस लोग किसी भी दिन निकल के आके सब कुछ तोड़ फोड़ देंगे। तो देखते हैं, हो सकता है हम गलत साबित हो जाए। अभी तक तो वैसे यही हुआ है कि वो गलत साबित हुए हैं, ना इनकलाब आया है, ना बगावत हुई है, ना आवाम ने आके सड़कों पे जो है वो सड़कें ब्लॉक की हैं। लोग निकलते हैं, जितने नून के निकलते थे, जितने पीपल्स पार्टी के निकलते थे, जितने जमात इस्लामी के निकलते हैं, उतने ही लोग निकलते हैं। और वो जब भी आप पूरे मुल्क से कॉल देते हैं तो इस तरह का इतना हजूम हो जाता है, और वो फिर पुलिस से भी लड़ता है, और पुलिस पे बाज़-औक़ात पुलिस उस पर काबू पा लेती है, बाज़-औक़ात वो काबू पा लेते हैं। तो यही हो रहा है। क्या बहुत कोई ऐसा लाखों का मजमा ना बेनज़ीर भुट्टो के जुलूस जैसा हुआ है, ना इमरान खान के उस जलसे जैसा हुआ है जो उन्होंने उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मदद से लाहौर में किया था। तो ऐसा तो कोई अभी मुजाहरा नहीं हुआ। जब लोगों के निकलने की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कुछ माह में ये तासुर कायम हुआ है और बढ़ा भी है कि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद जमात जो है वो रह गई है। कहा जाता है कि उन्हें अगर एहतजाज या जलसा बहावलपुर में भी करना हो तो उनको केपी से ही लोग लेके जाने पड़ते हैं। तो इसमें हकीकत है या नहीं, लेकिन ये बात अब हो तो रही है। क्या ये तासुर कायम होना पार्टी के लिए नुकसानदेह है कि उनके लिए इस तरह, जिस तरह आप बात कर रहे थे, लोग उस तरह जमा नहीं होते जिस तरह इनकी इमेजिनेशन में होते हैं? नहीं, देखें, ये नहीं दुरुस्त। इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पंजाब में भी है, सेंट्रल पंजाब में भी है। हर जगह हमने देखा था 8 फरवरी के इलेक्शन में कि हर जगह तहरीक इंसाफ का पैगाम भी मौजूद है और उसकी सपोर्ट भी मौजूद है। तो हक़ाइक़ को झुटलाना नहीं चाहिए, उनकी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन हुआ ये है कि 8 फरवरी के बाद से पख्तून की आदत जो है वो तहरीक इंसाफ को लेके चल रही है। आप जो बड़े नाम हैं सारे इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत में देखें कि वो जो हैं साबिक़ स्पीकर हैं, असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब हैं, तीनों पख्तून हैं, तीनों खैबर पख्तूनख्वा से तलक रखते हैं। फिर अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो पंजाब की जो लीडरशिप है, हमाद अज़हर साहब, असलम इकबाल साहब, वो तो मंजर आम पे ही नहीं है, और जो मंजर आम पे हैं वो कोई नुमायाँ किरदार नहीं अदा कर रहे। तो बहुत सारे लोग, मियाँ महमूद रशीद साहब और हमारी जो डॉक्टर साहबा हैं, ये सारे जेल में हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि चूँकि लीडरशिप नहीं है तो इसलिए फिर खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए भी जाते हैं और लीडरशिप भी वहाँ से आती है। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये ऐसा क्यों है कि पंजाब के अंदर तो लीडरशिप जो है उसको आज़ादी नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी है। ये दो पैमाने हैं। ये भी एक अहम सवाल है। अब बड़ा सब लास्टली तहरीक इंसाफ अकेली हुकूमत मुखालिफ जमात तो है नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के तेवर भी आपको पता है काफ़ी बदले हुए हैं। जमात इस्लामी सड़कों वाली तहरीक की तैयारी कर रही है। MQM भी कुछ नाराज़ है। कल बिलावल साहब ने भी कुछ शिकवे दोहराए हैं। अब इन सब मामलात को शहबाज शरीफ साहब को संजीदा लेना चाहिए? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए संजीदा। उसकी वजह यह है कि देखिए, देखना होता है कि स्टेक किसके किधर है, किसके इंटरेस्ट जो हैं वो किधर हैं। देखो, MQM ये अफोर्ड नहीं करती कि मुक्तदरा के साथ लड़े। MQM अफोर्ड नहीं करती कि फेडरल गवर्नमेंट से निकले। ठीक है, उस पहले ही वो बहुत कमज़ोर हैं, उनके लोग गिरफ़्तार हैं, उनके दफ्तर नहीं अभी तक खुले। अब वो मुक्तदरा से लड़ के, वफाकी हुकूमत से लड़ के और फिर सूबाई हुकूमत से लड़ के उनके लिए मुश्किलात पैदा होगी। इसलिए वो धमकियाँ तो देते रहेंगे, अलग नहीं होंगे। मासवाए कि जब उन्हें ये लगे कि हुकूमत जाने वाली है उस वक्त शायद ये वो करें, या उन्हें लगे कि इनकलाब आने वाला है तहरीक इंसाफ का, तो शायद वो ये कर लें। मौलाना फजलुर रहमान के लिए देखें, दो प्रॉब्लम हैं।
एक प्रॉब्लम यह है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ उनका मुकाबला है खैबर पख्तूनख्वा में, और उनकी मेन सियासत खैबर पख्तूनख्वा में है। अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने पीटीआई को न्यूट्रलाइज तो कर लिया है जो उन्हें गालियाँ देते थे, लेकिन क्या वो उनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं? अगर इत्तेहाद करेंगे तो कुर्बानी कौन देगा? इस वक्त तो पीटीआई सारी सीटें उनकी छीन चुकी है। क्या पीटीआई उन्हें वापस कर देगी सीटें? और अगर वापस नहीं करती तो मौलाना फजलुर रहमान उनसे क्या इत्तेहाद करेंगे? दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान को ये डर है कि वो मुक्तदरा के साथ जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, तो उनकी पार्टी के अंदर जो मिलिटेंट बंदा बैठा है और जो मिलिटेंट अफ़गानिस्तान से आता है वो उनको निशाना ना बनाए, उनकी पार्टी को निशाना ना बनाए। तो ये वो उन्होंने इन दोनों के दरमियान से होकर निकलना है, तो वो बड़ी कामयाबी से निकल रहे हैं। देखें आगे वो फैसला करते हैं। आगे क्या होता है तो देखना बाकी है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव लें। एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया महमूद जान। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से ही बड़े गरजने बरसने वाले आदमी थे, लेकिन आजकल तो बहुत ही जलाल में है। जारहाना ही नहीं, धमकी आमेज़ बयानात भी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तक तो ऐसा नहीं था, अचानक क्या हुआ? देखें, थोड़ा सा अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी सूरत हाल और पर्सनैलिटी को भी ज़रा इस वक्त आपको नज़र में रखना होगा। वो इस वक्त जिस जमात में हैं, तो उस जमात में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको वो अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते किसी जुलूस में, और कुछ लोग उनके साथ नहीं जाना चाहते, इसलिए वो आपको हर जुलूस में अकेले नज़र आते हैं। उनकी जमात के अंदर ये हालत है, और हुकूमत में उनकी हालत ये है कि वो जो कुछ करना चाह रहे हैं शायद इस सूबे के लिए, अगर वो करना चाहते हों तो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं। तो वो लोगों को खुश करने के लिए उनके पास कोई और ज़रिया है ही नहीं। और सामने जो है वो उनका मुखालिफ, वो इंतहाई ताकतवर है। वो पंजाब पे चढ़ाई करना चाहते हैं, वो वफाक से लड़ना चाहते हैं, तो इतनी उनकी इस्तिताअत नहीं है मेरे ख्याल में। तो ऐसी सूरत हाल में देखें, वो ये भी चाहते हैं कि जब वो कहें कि चलें तो लोग चलें उनके साथ, और जब वो कहें कि चलें वापस तो वो लोग वापस भी आ जाएं। ऐसा नहीं था, क्योंकि इन्होंने लोगों को इतना चार्ज किया हुआ है इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, कि वो ये कहते हैं कि अगर हम नहीं पहुंचे तो अडियाला जेल में जो हमारे बानी चेयरमैन है, पता नहीं उनके साथ क्या हो सकता है। तो कारकुन एक और कैफियत में जा रहा होता है, वज़ीर आला साहब किसी और कैफियत में होते हैं। तो फिर जब वो वापस आते हैं तो उस वक्त वो उनको मालूम होता है कि तमाम पार्टी के कारकुन जो है वो उनसे नाराज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्हें खुश करने के लिए फिर उससे भी एक बड़ा बयान देते हैं, और ये इसलिए देते हैं ताकि ये कारकुन इंटैक्ट रहें इनके साथ। ऐसा ना हो कि अगली बारी जब वो ऐलान करें तो कारकुन ही ना आएँ। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आला साहब इतने ज़्यादा पुरजोश नहीं है जितना मेरा ख्याल है वो इस सूरत हाल में थोड़े से वो घबराए गए हैं। इसलिए इसका अंदाज़ा इससे भी होता है कि उन्होंने उस दिन जब वो वापसी का ऐलान किया और जब लोगों ने इनकार किया तो उन्होंने अपने एक कारकुन को गाली तक दे डाली। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ किसी हद तक टेम्पर भी लूज़ कर रहे हैं। हालात उनके इतने अच्छे नहीं हैं जितने लोग समझते हैं। अच्छा, कैफियत कोई और होती है तो लेकिन अब ज़रा उस डायनामिक का भी बताएं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक गंडापुर साहब हैं, दूसरा पावर हाउस मौलाना फजलुर रहमान हैं, जिन्हें तहरीक इंसाफ अपने साथ लाना चाहती है, और गवर्नर हाउस का एक किरदार भी है, आपको बताइए। तो ये सब एक ही हलके के लोग हैं, इसलिए तासुर है कि डेरा इस्माइल खान के एक हलके की रिवायती सियासी रंजिशों की वजह से पूरा निज़ाम जो है वो ठीक से चल नहीं पा रहा। तो आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है? ये देखिए, मौलाना साहब इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ के करीब आना भी चाहते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी थोड़ा सा स्पेस दें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने अपने इस हलके में जहाँ पे मौलाना साहब का वो हल्का समझा जाता था वो उनसे उनके कहने के मुताबिक छीन लिया था। और मौलाना साहब की तर्ज सियासत जब आप DI खान की देखते हैं और अली अमीन की देखते हैं तो उसमें फ़र्क है। मौलाना साहब अपने इलाके के लोगों से एक फासले पे मिलते हैं। मौलाना साहब अपने आप को अपनी आप में एक बड़ी शख्सियत भी हैं यकीनन, लेकिन वो लोगों में इतने घुलते मिलते नहीं हैं जितने अली अमीन घुलते मिलते हैं। अली अमीन गंडापुर के हलके में मैं गया हूँ, मैंने उनके हलके में देखा है कि वो अपने हर वर्कर के साथ वो कनेक्ट हैं। वो हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद थे जब मैं इलेक्शन से पहले गया था वहाँ पे, जो कि आम लोगों का भी था।
और कोई उन्हें उसमें कुछ भी कह सकता है, तो वो अपने वर्कर की हर सतह तक बात मानने के लिए तैयार हैं, चाहे उसमें वो कुछ भी कह दे वो बंदा, ये नाराज नहीं होते उससे। तो इनका अंदाज और मौलाना साहब का अंदाज, तो उसमें फ़र्क है। तो इन्होंने जब इलेक्शन जीते तो मौलाना साहब अब नाराज़ हैं, और मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब पूरे तरीके इंसाफ को तो स्पेस दे देंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर को इसलिए नहीं देंगे कि वो ये समझते हैं कि उनकी जो DI खान में या इर्द गिर्द के इलाकों में जो पोजीशन इस वक्त कमज़ोर हुई है, तो उसमें अली अमीन गंडापुर का भी हाथ है। क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब हैं जो गवर्नर हैं, उनके भी एक ख़ानदान का एक वहाँ पे बड़ा असर है, लेकिन जो अवामी सियासत है उसमें इन दोनों का जो पल्ला है वो भारी है। क्योंकि एक जो है वो माजी में हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ से जीतते रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर ने वो हल्का अपने लिए सेट कर लिया है, क्योंकि वो लोगों का हर काम कर जाते हैं, चाहे वो लोग वहाँ कहते हैं जायज़ हो ना जायज़ हो, जो भी काम हो अली अमीन हमारे लिए कर जाता है, तो लोग उनके साथ कनेक्ट हैं। शुक्रिया आपका महमूद जान, एंड सर्टनली इस बात पे क्रेडिट देना बनता है कि अगर वो इस सतह तक लोगों के साथ कनेक्टेड थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मे बी अपने स्टैचर की वजह से वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे इवन बिफोर द इलेक्शन एंड ड्यूरिंग द कैंपेन, या फिर उन्हें कुछ यकीन दहानियाँ थी क्या था क्या नहीं था। लेकिन महमूद जान हमें बता रहे हैं कि हल्के में लोग किस तरह जुड़े हुए थे। हाँ, गंडापुर साहब मतलब हर व्हाट्सएप ग्रुप में है, और उनमें उनको कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे तो वो माइंड भी नहीं करते। मतलब दिस इज एक्सेस, तो लोगों को वो एक्सेस है कि वो डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। ये बड़ी वो कहते हैं ना एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो ये गंडापुर साहब की सिल्वर लाइनिंग है। जबरदस्त बात है। अच्छा, एक सवाल हमें शहरों में रहने वालों से पूछना है, बड़े शहरों में रहने वालों से, पर्टिकुलरली स्पेशली कराची एंड लाहौर। आपने आखिरी मर्तबा तितली कब देखी थी, या आपके बच्चे कब तितली के पीछे भागे थे, या आपने कब उसकी तस्वीर खींची थी? मतलब इट्स बीन मंथ्स के हमें तितलियां आई एम ट्राइंग टू रैक माय ब्रेन कि मैंने लास्ट तितली कब देखी है। मुझे कोविड में ज़्यादा नज़र आती थी, क्योंकि मैंने अपने घर के टेरेस के ऊपर बहुत सारे फूलों वाले पौधे लगाए हुए थे, सो शहद की मक्खियाँ तितलियाँ दोनों होती थीं। लेकिन एक नर्सरी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ इसी हफ्ते, वहाँ पे मुझे कुछ तितलियाँ नज़र आईं, अदरवाइज तो नामुमकिन सी बात है। ये बात आज हमने यही करनी है। क्या फिनोमेना है कि अब अगर हम सिर्फ कराची शहर की बात कर लें तो इतना बड़ा शहर है, कई बड़े पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स वगैरह सब कुछ है, घास फूस दरख्त, मतलब इट्स ऑल देयर। लेकिन हमें गुज़िश्ता कई साल से ये नोटिस हमने किया है कि तितलियाँ गायब हो गई हैं, तितलियाँ नजर नहीं आती। तितलियाँ जिन पे जो गानों में तितलियों का जिक्र होता है, गज़लों में, शायरी में तितलियों का जिक्र होता है, बट वो जिक्र अब वहाँ तक रह गया। बट लाइव एक्शन आप कोई तितली इस तरह आपको नज़र नहीं आएगी, और मे बी इट्स जस्ट अ फिनोमेना। अच्छा, अब कराची की एक शहरी हैं शीरी अब्दुल्ला, जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से एक प्रोग्राम चला रही हैं, और ये तितली महफूज करती हैं, और पर्टिकुलरली स्कूल्स में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनका लाइफ साइकिल भी फिज़िकली समझाने में मदद देती हैं। और फिर जो तितलियों की आबादी बिल्कुल ख़त्म होने के दर पे है अब हमारे यहाँ, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि हमारे इर्द गिर्द भी रंग बिखरें। मतलब अल्लाह मियाँ की वैसे किस किस आप क्रिएशन की तारीफ़ करेंगे, एंड उसमें से एक तितली भी ऐसी है जो आप देखते हैं तो आपको मूड अच्छा हो जाता है। किस कलर की और किस किस साइज की तितलियां होती हैं दुनिया में। शीरीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जल्दी से पहले तो ये बता दें, इनको बटरफ्लाई लेडी भी कहा जाता है। बटरफ्लाई लेडी हमारे साथ हैं, और बड़ा कलरफुल इन्होंने वो पैटर्न भी पहना हुआ है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ है इसमें? अच्छा, इंटरेस्ट तो हर दफ़ा मैं बताती हूँ कि 20 साल इस कहानी को हो गए हैं, कि क्योंकि मेरा बचपन देखा था, मैंने ये स्टेजेस देखते हुए मेरे वालिद ने दिखाया था, तो मैं यही प्रैक्टिस चाह रही थी अपने बच्चों के साथ भी। जो तो मेरा बड़ा बेटा उस वक्त 1-1.5 साल का हुआ था, और मैंने जब चाहा तो एक दिखा भी दिया उसको, और उसके बाद जब मैंने ढूंढना चाहा तो मुझे मेरे घर पे भी नहीं दिखी। और फिर उसके लिए मैं निकली, मैंने कहा चलो ऐसा क्यों है कि कैटरपिलर नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि कैटरपिलर से ही रेस किया था बटरफ्लाई तक। और फिर जब मैं निकली नर्सरीज पे गई, और वहाँ जाके मुझे ये आइडिया हुआ कि ये तो स्प्रे दे के इनको, उस वक्त मुझे कहा गया कि हर 15 दिन में हम स्प्रे दे देते हैं और उनको मार देते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत दिल को लगी, और मैंने तैयार किया कि नहीं, अब इसको जो क्या उनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि अवेयरनेस नहीं थी, कैटरपिलर है, ये तितली बनने वाली है? नहीं, उनका ये तो मुझे उसका लफ्ज़ आज तक याद है कि बाजी ये तो कीड़े होते हैं, हमें मार देते हैं। और जी। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे ही जो मार देते हैं उन्हीं को मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप स्प्रे करने से पहले
मुझसे कांटेक्ट रखें और जो है वो इनको मैं बचा, आपके तो काम के नहीं है, मैं इनको बचा लूँगी। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये करते करते अवेयरनेस सेशन 2007 की बात है। मैंने कहा कि अवेयरनेस सेशन, मतलब अवेयरनेस सेशन का उस वक्त जहन में नहीं था, उस वक्त ये कि बच्चों को अवेयर किया जाए। तो वो मैंने शुरू किया स्कूल से और बच्चे बड़े खुश हुए। अर्थ डे पे था मेरा पहला अवेयरनेस सेशन। उसके बाद अवेयरनेस सेशन काफ़ी टाइम तक मैं देती रही हूँ और 2016 जी और 2016 में मैंने अवेयरनेस सेशन को ही एक स्टेप आगे गई और उसको मैंने बटरफ्लाई एजुकेशन में बटरफ्लाई क्लब्स की शक्ल दी। और बटरफ्लाई क्लब और अवेयरनेस सेशन में फ़र्क ये था कि क्लब में बच्चे इनरोल हो रहे थे और वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कंजर्वेशन मेथड्स और ये सारी चीज़ें सीख रहे थे। Were they also taking care of some okay, उसमें ऑलराइट, उसमें ये था मेरे पास कि बटरफ्लाई क्लब में उनको कैटरपिलर अडॉप्ट करने के लिए मैं देती थी या प्यूपा अडॉप्ट करने के लिए देती थी। शुरू प्यूपा से करती थी ताकि बच्चे, उसमें इतना केयर नहीं होता, मिनिमम केयर होता है। और फिर कैटरपिलर वो खुद भी रेस्क्यू करते थे, उसका पार्ट बनते थे और फिर उनको, क्योंकि वो मेरे अंडर ट्रेन होते थे मेरी सुपरविजन में, तो उनको फिर अडॉप्ट करने के लिए भी दी जाती थी कैटरपिलर या प्यूपा। और फिर वो उसको हैच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जी 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 वो अच्छा, रखना नहीं है। किस तरह की बटरफ्लाईज हमारे एनवायरनमेंट में, क्या बहुत खूबसूरत और कलरफुल वाली भी होती हैं या एक पर्टिकुलर टाइप हमारे यहाँ डोमिनेंट है? हमारे पाकिस्तान में हमारा जो लैंडस्केप है खासा खूबसूरत है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास तो काफ़ी हैं। कराची में कितनी वैरायटी होगी? कराची में हमारे पास जो एक काउंट है वो इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे पास कि मैं ये कह दूँ कि इतनी है, लेकिन जैसे हमारे पास आपने कितनी विटनेस की है? 10-15 तरह की विटनेस की? जी जी बहुत, इससे बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा। जी जी जी, क्योंकि जो बड़ी वाली हम विटनेस करते हैं तो वो तो फ़ौरन से दिख जाता है हमको, क्योंकि स्वॉलो टेल जिस पे मैंने बहुत काम किया है वो कराची में हमारे पास 2 हैं वाइट विंग स्पैन की, और इसके अलावा मिल्कवीड में भी हमारे पास 4 किस्में जो हैं मिल्कवीड की वो मौजूद हैं। और फिर हम और छोटी तितलियों पे चले जाते हैं। बच्चों के साथ जब मैं काम करती हूँ तो मैं बड़ी वैरायटी के साथ काम कर रही हूँ। ये कौन सी वैरायटी है? The one that we are looking ये at? प्लेन टाइगर है। हाँ, लग रही है कोई टाइगर टाइप। और अभी ब्लैक एंड व्हाइट भी बड़ी खूबसूरत पैटर्न की आई थी। हाँ, ये वाला नीचे, ये तो बैट बटरफ्लाई लग रही है। ये नीचे जो आपको दिख रही है ये वाली जो है ये मॉर्मन है, स्वॉलो टेल है। ये भी बड़ी खूबसूरत स्पीशी है। इसका फीमेल जो है वो 3 तरह की शक्लों में पाया जाता है। इसका फीमेल तो मेल एक ही है, फीमेल 3। क्योंकि मुझे ये बताइए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें? if somebody wants to hatch a butterfly, I want to hatch a butterfly for my kids at home. मुझे तो कीड़े की पहचान भी नहीं है वो कैटरपिलर की, कि कौन सा बटरफ्लाई का कीड़ा होता है कौन सा नहीं। तो नर्सरी क्या मैं बस गूगल सर्च करूं और पहुंच जाऊं नर्सरी वाले पे? क्या देखिए, इसमें जब मैंने अपना काम शुरू किया था और अब तक भी जब मैं कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ बटरफ्लाई इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें हमने एक कंजर्वेटरी बना दिया CMS में, एक और बना रहे हैं इस्लामाबाद में। तो उसमें क्या होता है, जैसे बच्चों को बताया जाता है कि होस्ट प्लांट की आइडेंटिफिकेशन। होस्ट प्लांट वो पौधा है जिसमें कि तितलियां अंडे देती हैं। अच्छा जी, तितलियां हर जगह अंडे नहीं देती, स्पेसिफिक प्लांट। जी जी। और कौन सा प्लांट है? जो ये अभी जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, मॉर्मन का, इसका और एक लाइन जो दूसरी दोनों स्वॉलो टेल हैं उनका तो सिट्रस फैमिली है, सारे नींबू सब। और ये मैंने काम इसी स्पीशी से शुरू किया था। उसकी वजह ये थी कि यही हमारे घर में सबसे ज्यादा होते हैं और इसी पे हम स्प्रे करते हैं। लेमन ट्री या लेमन पौधा तो हमें हमारे नींबू बहुत अजीज हैं तो हम तो फौरन स्प्रे कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि घर पे आसान एक्सेस था लोगों के लिए टू रेस्क्यू, तो मैंने अपना काम इसी से ही शुरू किया। अच्छा, जल्दी से ये बता दें, हमारे पास टाइम कम है। शीरीन, की जब आप कहीं बाहर दुनिया में फिर रही होती हैं, इवन पाकिस्तान में मरी वगैरह अप नॉर्थ भी जाती हैं, आपकी नज़र तो हमेशा ढूंढती रहती होगी कि किस किस्म की तितलियां हैं? हमेशा, सिर्फ मरी भरी में नहीं, यहाँ पे भी किसी घर भी चली जाओ कि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आप देख रही हैं। सो व्हाट्स द मोस्ट स्टनिंग बटरफ्लाई दैट यू हैव सीन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो सबसे खूबसूरत, मुझे वैसे तो मेरे लिए सारी एक जैसी हैं, और जब कोई नायाब दिखती है तो वो ज़्यादा स्टनिंग लगती है उस वक्त के लिए। लेकिन जो मुझे इसका मॉर्मन का जो ये लगता है ना, मिमिक जो ये कर रही होती हैं जो फीमेल 3 तरह की, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। वो मुझे बड़ा इंटरेस्ट। एक ही लाइफ स्पैन में वो एक ही बटरफ्लाई 3 शेप्स लेती है या डिफरेंट टाइप्स? फीमेल इज ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा, मेल इज द सेम जो हम दिखा रहे हैं किया है अपने डिफेंसेस। दिस इज एवोल्यूशन।
लवली, हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देना चाहते हैं। इंस्टाग्राम का पेज किस नाम से है प्लीज? बटरफ्लाई लेडी। द बटरफ्लाई लेडी के नाम से आप इनको सर्च करें, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर बच्चों को अपने इनके पास लेके जाना है, उनको दिखाना है, इनके पास सारा वो, और ये हेल्दी एक्टिविटी है, वो ढूंढते रहते हैं ना हम लोग के बच्चों के साथ क्या किया जाए एंड ऑल दैट। दिस इज वन थिंग दैट यू और उसके बाद आपने बटरफ्लाई को हैच करा के आज़ाद कर दिया, और उसकी फीलिंग कितनी अच्छी होगी कि दैट यू एक्चुअली मैनेज टू सेव समथिंग, और उसको आपने अपने फुल जो उसकी ब्लूम है वहाँ तक आपने पहुँचाया है। शीरिन, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड कमिंग हियर। हो चुका है और इस माह में आमतौर पर मानसून बारिशें रुक जाती हैं और पंजाब में चावल की फसल की कटाई का सीज़न होता है। ये फसल काटे जाने के बाद होता क्या है कि इसकी बाकियात जला देते हैं, और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो पहले ही फ़ज़ा इतनी साजगार है लोगों के सांस लेने के लिए, और स्मॉग है ही नहीं, आलूदगी है ही नहीं, इसलिए हम फसलें जलाएंगे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है स्मॉग वगैरह में, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ये इंडिया में भी बिल्कुल यही प्रैक्टिस चल रही है, और उधर भी नतीजा जो है वो स्मॉग की शक्ल में और फिर और किस्म की जो इन्वायरमेंटल आलूदगी आपको नज़र आती है। तो कई सालों से जी मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो इस इशू को मुख्तलिफ तरीक़ों से डील करने की कोशिश करती रहती हैं, और फसलें जलाने पर पाबंदी के साथ साथ किसानों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि आगही के साथ असल मसला ये है कि फसल जलाना किसी बड़ी मशीन को किराए पर लेकर बाकियात जो हैं उनको तल्फ करने से सस्ता पड़ता है। लेकिन हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में असिस्ट करने का दावा कर रही है, क्या कर रही है, और किसानों और ज़राअत के शोबे में बहुत से ऐलानात किए गए, वो किस स्टेज पर हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिख़ार साहू साहब। साहू साहब, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब धान की फसलों की कटाई का वक्त आ गया है, और फिर बाकियात जलाने वाला काम आपको पता है हमेशा होता है। इस मरतबा आप कैसे मेक श्योर करेंगे, महकमा माहौलियात के साथ मिलकर महकमा ज़राअत खुद क्या कर रहा है कि हम कुछ स्मॉग के इफेक्ट को, धुएं के इफेक्ट को कम कर सकें? क्या तैयारी है आपकी? इस साल वज़ीर आला पंजाब के स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत दीगर महकमों के साथ साथ महकमा ज़राअत ने भी एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी और प्लान के साथ स्मोक को कंट्रोल के इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। हमारी स्ट्रेटजी में फार्मर्स अवेयरनेस, फार्मर्स फैसिलिटेशन और इस साल स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट शामिल हैं, जिसमें फार्मर्स को आगाही दी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, फॉर्म टू फॉर्म कॉन्टैक्ट के ज़रिए। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, हमारा स्टाफ फार्मर्स को इस बात की भरपूर आगाही दे रहा है कि इस साल हमने फसलों की बाकियात को जलाना नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से तल्फ करना है। इसके साथ साथ हमने इसमें इन्फोर्समेंट के लिए भी इस साल पूरा बंदोबस्त किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस साल आपको स्मोक के हवाले से खातिर खा बेहतरी नज़र आएगी, और बड़ी सख्ती से जो स्मोक रूल्स हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। अच्छा, स्मॉग रूल्स पे अमल दरामद तो किया जाए, लेकिन दो चीज़ें हैं जो कि किसानों को बड़ी मुश्किल देती हैं, जिसमें एक है उनको ये सस्ता लगता है कि अब हम क्या करें, हम जला देते हैं ये सारा जो रह जाती है चीज़ें फसल की कटाई वगैरह के बाद। दूसरा ये है कि वो जो मशीनरी जिससे ज़रा बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है वो बहुत महंगी है, उसमें भी कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है, तो वो कहते हैं कि फिर बेहतर है कि हम जला दें। तो क्या कोई स्कीम कोई ऐसी लेके आएंगे जिसमें थिंग्स लाइक ग्रीन ट्रैक्टर वगैरह जो कि पहले अनाउंस हो चुके हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें हो उनके लिए तो आसानी हो जाए? जी, आपने बिल्कुल वजह आइडेंटिफाई किया किसानों की आगाही, किसानों की अवेयरनेस के लिए भी हम हर मुमकिन तरीके से इस साल भरपूर मुहिम चला रहे हैं। उनको इस बात की आगाही दी जा रही है कि उनकी फसलों की बाकियात को जलाने से किस तरह से स्मोक पैदा होती है और हमारे लिए कितने मुज़र असरात मुरतब होते हैं। जहाँ तक मशीनरी का ताल्लुक़ है, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब ने अप्रैल में सुपर सीडर का एक प्रोग्राम मंजूर किया। ये वो जदीद मशीनरी है जो किसानों को साइंटिफिक तरीके से फसलों की, बिलखसूस चावल की बाकियात को तल्फ करने में मदद देती है। हम इस 5 अरब के मंसूबे के तहत इस साल 5000 फार्मर्स को सुपर सीडर मुहैया करने जा रहे हैं, जिससे वो साइंसी बुनियादों पर अपनी फसलों को तल्फ करेंगे और उनको आग लगाने से परहेज़ करेंगे।
सुपर सीडर्स आप कह रहे हैं कि हुकूमत मुहैया करने की कोशिश कर रही है। बात तो फिर वही होगी ना कि वो जो सारा रह गई होगी डेब्री, जो पीछे चीजें रह जाएंगी उनको डिस्पोज नहीं, सुपर सीडर्स वो जमीन में मिट्टी में मिला देते हैं सुपर सीडर्स इस सारे घास फूस को। यस साहू साहब, लास्टली किसान कार्ड वगैरह का भी ऐलान हुआ था, लेकिन बहुत से किसानों को ये मालूम ही नहीं है कि वो इससे क्या सहूलत दे सकते हैं, उन्हें कर्ज भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। सो वो ज़रा प्रोसेस अगर आप मुख्तसर बता दें हमारे किसान बहन भाइयों के लिए। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब के तारीखी किसान पैकेज के तहत चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड का एक मंसूबा शुरू किया गया है और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान में अरबों रुपया छोटे किसानों को डिजिटल इंक्लूजन के ज़रिए बिला सूद कर्ज की सूरत में दिया जा रहा है। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अब तक तकरीबन 4 महीनों में पंजाब के 10 लाख किसानों ने किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। इनमें तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों के कार्ड तैयार हो गए। पंजाब में इस वक्त 136 मराकज़ पर उनकी तकसीम का अमल जारी है। इस कार्ड के ज़रिए पहली दफ़ा किसानों को 30,000 रुपया फ़ी एकड़ के हिसाब से बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, जिससे वो खाद, बीज और अपनी दीगर ज़राई ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि इस मनसूबे में कोई 80% के करीब ऐसे किसानों ने अप्लाई किया है जिनकी ज़मीन 5 या 6 एकड़ से कम है, और 70% के करीब ऐसे किसान हैं जो पहली दफ़ा फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से लोन ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसानों की डिजिटल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के हवाले से ये पाकिस्तान में अपनी तारीख का सबसे मुनफरद और बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। चलिए शुक्रिया आपका, दैट इज़ इनकरेजिंग। और हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे भी जो नुमाइंदगान हैं वो मुल्क के तूल अर्ज़ में हर गांव, गोट, देहात, डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, हम एक सेगमेंट इस पर डिज़ाइन करें कि जो किसान कार्ड है इससे ऑन ग्राउंड एक्चुअली जो नंबर्स आपने शेयर किए हैं बड़े इंकरेजिंग हैं, लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं और अब तक उनका प्रोसेस किस स्टेज पर है। अच्छा जी, अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद जो है वो 133 हो गई है। ये बड़ी कोई जालिम किस्म के वहाँ जो हैं ये सैलाब आ रहे हैं। इनफैक्ट आपने वो नेपाल की भी शायद फुटेज देखी होगी, दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं सैलाब आ रहे हैं। 600 से ज़ायद अफराद अमेरिका की बात हो रही है लापता भी हैं। रियासत शुमाली कैरोलिना सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और तूफ़ान से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया भी अम्बात हुई हैं एक्चुअली। दैट्स ट्रू। और लाखों बिजली से महरूम है बहुत से इलाकों में, सो वो एक अलग फिनोमेना है। मतलब ये पूरी दुनिया में होता है, मतलब ये ऐसी अब दुनिया में ज्यादा होने लगा है। बाय द वे पहले सिर्फ हमारी इसी खित्ते में ज्यादा सैलाब तूफान आना स्टार्ट हो गए हैं कि जो इक्विप्ड दुनिया हम समझते हैं ना उनसे भी हैंडल नहीं होगा ये सारा काम। और तैयार हो जाएं क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। बांग्लादेश से होम सीरीज में वाइट वॉश का जख्म अभी ताज़ा है और अब इंग्लैंड टीम टेस्ट सीरीज के लिए कल टुमारो पाकिस्तान पहुंच रही है, तो तैयार हो जाएं। और आपको याद भी दिला दें कि आखिरी बार इंग्लैंड टीम ने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये ले, अब क्या करना है? अब तैयारी करनी है, अब क्या करना है अगली की। इंग्लैंड बांग्लादेश मुकाबले में सर्टली बहुत ज़्यादा मजबूत टीम तस्वुर की जाती है। कौमी टीम का हाल ये है कि वो तवील अरसे से शिकस्तों का तसलसल रोकने में नाकाम है। इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड में कप्तान बेन स्टोक्स समेत 8 खिलाड़ी शामिल हैं जो 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ का हिस्सा थे और कौमी टीम के लिए इस लिहाज से भी ये मुकाबला आसान नहीं होगा। सर्टली पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के खिलाफ जीत के दावे तो नहीं किए हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। वो तो हमें भी पता है। कप्तान ने इस तासुर को रद्द किया कि बाबर आजम फॉर्म में नहीं है। किसी भी टीम को बनाने के लिए आपको बैक करना होता है लड़कों को, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होती है सिलेक्शन में। हार में बहुत आसान चीज़ होती है कि आप टीम चेंज कर लें, आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लें, आप अपने खेलने का तरीका चेंज कर लें, लेकिन जब हमने एक इरादा बनाया कि हम इस टेस्ट टीम को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी और बैकिंग बहुत काउंट करती है। देखें चैम्पियंस कप जो था, अगर हम सब उसको देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, जो खेल रहे थे, आई थिंक स्टैंडर्ड एक ऐसा था क्रिकेट का जिसमें अच्छी क्रिकेट देखने को नज़र आई। पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट उसमें था। जैसे शाहीन अगर बॉलिंग कर रहा है, उसने ऑलमोस्ट हर मैच में 10 ओवर्स किए हैं। बाबर आजम ने काफ़ी इनिंग्स खेली हैं, रन्स किए हैं, काफ़ी बॉल्स कंज्यूम की हैं।
फिटनेस आपकी चैलेंज होती है जब आपने 50 ओवर बैटिंग करनी होती है, उसके बाद 50 ओवर आपने फील्डिंग करनी होती है। तो यस, रेड बॉल टारगेटेड हमें स्पेसिफिक वो नहीं मिली प्रेपरेशन, बट इनफ प्रेपरेशन मिली इन चैलेंजिंग कंडीशंस में जिनमें आपके प्लेयर्स ने करंट इस टेस्ट टीम के 4-4, 5-5 मैचेस खेले, जो फिर उनको अलाउ करता है कि इंग्लैंड में एक मैनेज वर्कलोड के साथ, एक फ्रेश बॉडी के साथ वो इस सीरीज़ में जा सकें। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान टीम की मुसलसल ख़राब परफॉर्मेंस और शिकस्तों की एक तवील सिलसिला ही हो चुका है। उसने कौमी टीम की रैंकिंग तो मुतासिर की है, लेकिन साथ साथ मुल्क में क्रिकेट की मकबूलियत को भी डेंट पड़ा है, और इसलिए पाकिस्तान टीम को जीत की जितनी आज ज़रूरत है वो पहले कभी नहीं थी। और जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो लवर्स ऑफ क्रिकेट हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के तीनों मैचेस के पहले दिन मखसूस इनक्लोजर में क्रिकेट फैंस के लिए दाखिला फ्री करने का ऐलान किया है। उसके अलावा ऑनलाइन टिकट्स भी फ़रोख्त हो ही जाएंगे, आज से शुरू होंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब क्या होने वाला है और क्या हमारा गेम प्लान होगा, क्या डिफरेंट हम कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है भाई राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ कप्तान हैं, क्रिकेट के मामलात पर गहरी नज़र रहती है इनकी। राशिद साहब, ज़ाहिर है कप्तान हमारे कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दावा नहीं किया कि हम जीत जाएंगे। अब ये जो हमने चैम्पियंस कप भी करा लिया, कुछ नए लोगों को रिजर्व में भी रख लिया, जो भी स्क्वाड का ऐलान हुआ वो तो हो गया। क्या स्ट्रैटेजी रखें इन्हीं लड़कों के साथ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे, कि हम एटलीस्ट सीरीज बचा सकें या बेहतर कुछ परफॉर्म कर जाएं? इसमें बहुत जरूरी है कि आपकी सरफेस, आपकी पिच क्या होती है। जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ हम खेले, तैयारी अच्छी थी, लेकिन जो पिच उनको दी गई वो हमारी स्ट्रेंथ पे हम नहीं खेले। हमारी स्ट्रेंथ है मोस्टली यूएई में या पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस और टर्निंग ट्रैक्स पे। अब इंग्लैंड को एक ही सूरत में हम ड्रॉ कर सकते हैं या जीत सकते हैं। फ्लैट पिच बनाए कि ड्रॉ के लिए जाएं, या उसमें फिर बाद में लेटर ऑन टर्न हो बॉल 3rd, 4th डे या 5th डे। 5th डे तक तो मैच हमारा जा ही नहीं रहा, हम हार जाते हैं पहले ही। तो स्ट्रेंथ पे अपनी खेलना चाहिए, हम दूसरों की स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या प्लानिंग है। हमारे पास ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर है जो पिचेस बनाता है, हमारे पास हेड कोच ऑस्ट्रेलियन है जो कि टीम को चलाता है, उसके बाद हमारे पास कोचिंग स्टाफ है वो बाहर का है। मैच पाकिस्तान में हो रहा है, तो सोच दो अलग चीजें हैं। और लेकिन हमें जो लोकल लोगों से पिच बनवानी चाहिए, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है बॉल एंड पिच। हम डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, वो मुमकिन नहीं है। बाकी आपने शान मसूद की बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी क्लिप सुन रहा था, उसमें कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही उनको भी, क्योंकि कह रहे कि हम टीम बड़ी आसानी से हम आसान हो जाता है जब चेंज करना, हार रहे हो। हम तो 1-2 साल से हार रहे हैं, टीम चेंज भी हो रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर टेस्ट मैच में, हर टेस्ट सीरीज में 4 से 5 प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये अब देखना ये है कि आपको खेलना कैसे, और मेरे ख्याल से पिच बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। अच्छा राशिद साहब, क्या आपको क्या लगता है कि बिगेस्ट अगर देखा जाए प्रॉब्लम क्या है, लैग कहाँ आ रहा है? हमारी कप्तानी के इश्यूज हैं या फिटनेस के इश्यूज हैं? फिटनेस के इशू हैं या फिर लड़के जेल नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, वो कोहिजन का इशू है? तो आप क्या, ब्रदरहुड नहीं है, चलें ब्रदरहुड कह लें आप, तो क्या आपको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, ये वर्ल्ड कप के दौरान ये हार गए थे तो हमने बीलॉक किया था, उसके अंदर हमने इंडिकेट कर दिया था कि यूनिटी नहीं है। यूनिटी क्यों नहीं है? यूनिटी जाहिर सी बात है, बोर्ड में कुछ ऐसे ऑफिशियल होते हैं जो कि कोशिश करते हैं अपने आप को बचा के फिर प्लेयर्स को लड़वाने की। पिछले शो में भी मैंने यहीं से बात आपको स्टार्ट की थी कि शादाब को कप्तान बनाया गया था अफगानिस्तान में, वो गलत तरीका था वो सेठी साहब के जमाने में। उसके बाद चेंज करते रहे, आप कप्तानों को चेंज करते रहे, आपने जो यूनिटी थी, जो जेल थे प्लेयर, वो आपने तोड़ दी थी। उसके बाद से आप देखें, ना हम जीते हैं ना हम जेल हुए। फिर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू बनाए थे, विद इन द बोर्ड हुआ था ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इतना होना चाहिए, एफटीपी इतना होना चाहिए, ये पैसे इतने मिलने चाहिए, उसमें उलझा के रख दिया प्लेस। अब जब हारना शुरू हुए, देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कोई प्लेयर बात भी नहीं कर रहा। अब क्या है कि हमने जो कप्तान चेंज किया, जाहिर सी बात है बाबर को किया, उसके बाद हम संभले नहीं, तो एक कप्तान बना दिया। अब सही बनाए ना, अब गलत कप्तान को बना के रखे तो हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना पाकिस्तानी अवाम करेगी। तो जो चलाने वाले का मेरे ख्याल से उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आपको
टीम को चलाना है, हमने मेंटोर लिए 5, इन्हीं को सिलेक्टर भी बना लेना। सिलेक्टर ही नहीं, हमारे पास शफीक एक सिलेक्टर बचा है। तो जी आपने यूनिटी की बात की है और हम लैक ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, और आपने यही बताया कि तो वर्ल्ड कप से ही स्टार्ट हुआ देख रहे थे आप, तो हमारी तो बोर्ड में भी लैक ऑफ यूनिटी है। मतलब सिलेक्टर की कोच से नहीं बन रही, कोच की किसी और से नहीं बन रही, सारों को इतना सब कुछ नहीं हुआ। नहीं वैसे सिलेक्टर हट गए हैं, मतलब आपको पता है ना मोहम्मद यूसुफ उन्होंने अभी रिजाइन किया है कि नहीं किया है? बोलने दे, सही बोल रही है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने बोल लिया है क्योंकि ये अब्दुल्ला मुझे बोलने नहीं दे रहा, लेकिन आप तो समझ गए कि ये प्रॉब्लम्स हमारे बोर्ड में भी हैं। देखिए हमें चाहिए प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो बाहर से आए हुए जो काम करते हैं लोग वो हों, प्रोफेशनल हो ना। हम क्रिकेटर्स भी हमारे प्रोफेशनल नहीं। प्रोफेशनल का मतलब है कि आप इस फील्ड में कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क या दूसरे वर्क कैसे कर सकते हैं। और मोस्टली जो लोग डिफरेंट इदारों से आके, अभी आप देखें एक महकमे से आए हैं और डेपुटेशन में 60 लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, उनका दूर दूर से कोई ताल्लुक ही नहीं क्रिकेट का। यही जो हॉकी के साथ हुआ था, यही हमारे फुटबॉल के साथ होता है, यही हमारा स्क्वॉश के साथ होता है, यही हमारा ओलंपिक की जो कमेटी है उसमें होता है। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको हायर करें, उनसे काम करवाएं। ये थोड़ी है कि यार ये इनको ले आओ, इस गवर्नमेंट के लोग हैं इनकी डेपुटेशन पे लेके आ जाओ, तबाही की तरफ जाएंगे आप। और ज्यादा आप जितनी कोशिश तेज कर देंगे सही करने के लिए, जब तक लोग आपके पास ठीक नहीं आएंगे, प्रोफेशनल लोग हायर नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा। एक छोटी सी मिसाल, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, लोग बैठे हुए लोग नहीं कर सकते, उनके फाइनेंशियल लोग आपको हायर करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान के कितने पैसे आ रहे हैं। सर फॉरेन कोचेज हैं, एक इतनी बड़ी लंबी चौड़ी टीम है, मतलब सिर्फ यही एक वजह है या फिर और भी कुछ वजूहात हैं जिस पे शायद रोशनी जाती है? फॉरेन कोचेस ना अपनी स्किन बचाने के लिए लेके आ जाते हैं। ये दोनों कोचेस बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले भी जिक्र जी, इनका नाम है, इनका काम है, बॉडी ऑफ वर्क है, लेकिन ये अपनी पीक गुजार चुके हैं। ये तो अपनी पीक गुजार चुके हैं। गैरी किशन 2011 में वर्ल्ड कप जीत गया, अब क्या जीतेगा वो? अल्लाह करे जीत जाए। नहीं, मैं आपको इसलिए कि हमारी फील्ड है, हमें अंदाजा हो जाता है कि प्लेयर्स कोचेस क्यों आ रहे हैं। 15 दिन पहले वर्ल्ड कप से पहले आप हायर कर रहे हैं एक इंसान को, क्या वो वर्ल्ड कप जिता सकता है आपको? वो 16 प्लेयर्स को पहचान भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता। तो ये बोलता हूँ कि अगर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ना, 1 साल पहले आपका कोच डिसाइड होना चाहिए, आपकी टीम तकरीबन डिसाइड होती है, अनलेस कि कोई फिटनेस का इशू ना आ जाए। अगर हम 15 दिन पहले हम डिसाइड करें कि उस्मान खान पाकिस्तान से खेलेगा या यूएई से खेलेगा या मोहम्मद आमिर और जो इमाद वसीम है, हम इनको भी खिला सकते हैं, और अब ये देखें वो दोनों खेलने ही नहीं आए यहाँ पे चैंपियंस कप। तो ये अप्रोच इन्हीं लोगों की थी ना, यही बोर्ड था हमारा। वो तो अब वो वेस्ट इंडीज से आए नहीं जी, वो तो पता नहीं क्या फैसले थे उस पे, तो जाहिर है बड़ी तनकीद भी हुई और वो वक्त भी गुजर गया, लेकिन होपफुली उससे हमने सीखा कुछ। जो अब ये जो चैंपियंस कप हुआ है, इसमें कामरान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई है, फिर हसनैन दोबारा से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपको कुछ लड़के लगे ऐसे जो आपको लगता है कि आगे कंट्रीब्यूट कर सकें हमारी नेशनल ड्यूटीज में? देखिए ये वनडे कप था, व्हाइट बॉल क्रिकेट थी, जो फैसलाबाद में था, एक ही जगह पे सारे मैचेस हो गए, इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक प्लेयर एक इनिंग्स खेलता है, जैसे इफ्तिखार का मैं सुन रहा था, वो ठीक है, वो बात ही कर रहे हैं। एक प्लेयर परफॉर्म करता है, उसकी हाइप कितनी क्रिएट कर जाती है कि हमें मिडिल ऑर्डर प्लेयर मिल गया। ये टेस्ट मैचेज हैं, आप फर्स्ट क्लास में जाए। हसनैन का देखें, हसनैन वेरी गुड फास्ट बॉलर था, उनका एक्शन का इशू आया, फिटनेस का इशू आया, लेकिन अभी तक टोटल 7 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले। मैं अगर उनको टेस्ट मैच लेके आऊंगा, क्या वो 10 ओवर या 15 ओवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कप इसमें था, उसमें कोई नया प्लेयर नहीं मिलेगा, हमें सारे वही प्लेयर्स मिलेंगे जो पहले भी खेलते हुए आए। अच्छा, ये भी राज साहब ये ज़रूर बताएं, पिछले साल से हम बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड ने किस तरह टेस्ट क्रिकेट का एक तरीका जो है वो बदला है और बड़े रेवोल्यूशनरी एक चेंजेस लाए हैं, एंड एवरीबॉडी वांटेड टू, दे वर लुकिंग एट दैट मॉडल कि इस तरह होना चाहिए। अब हमने रिसेंटली देखा है इंडिया बांग्लादेश का मैच में भी इंडिया ने भी बड़ा एक तर्ज जो है अपना चेंज किया है, 3 ओवर्स में उन्होंने कोई 50 या समथिंग लाइक दैट की है। की नेचर ही बदल गई तो ये चेंजेस, इनोवेशन आप कह लें या वट एवर इट इज़, अगर सारे ला रहे हैं, अपनी टीमों में कर रहे हैं, वेयर डू वी स्टैंड? हम किधर खड़े हैं इस वक्त इस सिलसिले में? देखिए कल जो इंडिया का हुआ, उनके पास 2 दिन बारिश की नजर हो गए, वो एक एक्ट था कि वो कर सकते थे,
लेकिन इंग्लैंड जो कर रहे हैं ना, इसके मैं भी बहुत फेवर में नहीं हूँ। इंग्लैंड तीन साल से आप देख लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम इंग्लैंड होती है, और क्योंकि उनका तरीका ठीक नहीं है, टेस्ट क्रिकेट डिफरेंटली खेली जाती है, तो पेशेंस चाहिए, 5 डेज क्रिकेट है। वो हमारे खिलाफ पाकिस्तान में आके तो ऐसे खेल सकते हैं, वो अपने होम पे भी हार रहे, श्रीलंका से भी हार रहे, वो एशेज भी हार रहे हैं। वो बहुत कामयाब तरीका नहीं है, लोगों के अट्रैक्शन के लिए ठीक है, लेकिन अगर हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की ही तरह खेलना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा तेज हो जाए, थोड़ा सा तेज खेलें, आप अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करें, लेकिन जीतने के लिए ये तरीका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त लास्ट 4-5 ईयर से, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वो बेस्ट प्लानिंग से खेलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ साहब, साबिक कप्तान, हमारे साथ मौजूद थे। और बेस्ट ऑफ लक हम लोग, बिकॉज एक टेंशन, एक एक्साइटमेंट प्लस टेंशन, तो ये दोनों स्टार्ट हो जाती है। एक्साइटमेंट ऑब्वियसली बिकॉज वी डू वांट इट आवर क्रिकेट टू टर्न अराउंड और कोई बेहतरी आए, और सोच सकते हैं कि इस माहौल में अगर हम बहुत ही अच्छा खेल लें और इंशाल्लाह अगर हम जीत भी लें तो एक दोबारा से एक जान आ जाएगी क्रिकेट में। और ऑलरेडी इतनी टेंशन है जिंदगी में, क्रिकेट भी नीचे चली गई है, तो एक तो बेहतरी आएगी ना। जो इंग्लैंड का टूर था उसके भी मतलब यादें ताज़ा ही है ना, 3-0 से वो भी हारे थे हम। तो मैंने पहले कह दिया था, ज़रूर अभी हमने बार बार इसको कहना है। आपने बांग्लादेश वाला याद कराया था। फैक्चुअली तो बात सही है, क्या की जा अच्छा जी। पेशावर में चर्स स्मगल करने वाला एक ग्रुप जो है वो पकड़ा गया है, और नॉर्दर्न बाईपास पर एक मशकूक गाड़ी को रोक कर तलाशी ली गई। गाड़ी से 36 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। खैबर पख्तूनख्वा में चर्स का पकड़ा जाना यकीनन ऑब्वियसली हैरान कुन इतना नहीं है, लेकिन गैर मामूली बात यह है इसमें कि चर्स की स्मगलिंग में 3 खवातीन भी मुलव्वस थीं, और पुलिस ने खवातीन समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तो रसूल दावर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही उनसे मालूम करते हैं। अब ये जो गैंग पकड़ा गया है रसूल साहब, क्या 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 स्मगल करते थे ये, और कैसे पकड़ में आए, और कैसे और 3 खवातीन और एक मतलब आदमी? जी बिल्कुल, पेशावर के नादरन बाईपास रोड पर एक गैंग गिरफ्तार किया गया है, और ये इसमें लेडीज़ पुलिस एहलकारों ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। एक गाड़ी से 36 किलोग्राम चर्स बरामद किए गए हैं। साबका कबायली ज़िला है पर से तीरा के इलाके से ये इसको चर्स को लाकर पेशावर के रास्ते से फिर पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन पेशावर के इसी रास्ते से अफ़गानिस्तान से जो मंशियात आते हैं, उसके बाद फिर खैबर डिस्ट्रिक्ट से होकर पेशावर से गुज़रते हैं, और इसमें पहले मर्द जो हज़रात थे, जो मंशियात फ़रोश थे या जो मंशियात स्मगलर थे, वो इस धंधे में मुलव्वस थे। अब ख़वातीन भी इसमें पकड़े गए हैं, और पुलिस का खुद ये मानना है, ये इकरार कर रहे हैं कि इसने 3-4 दफ़ा कबल भी इसी धंधे को किया है। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि उनसे तफ्तीश की गई है। तीनों ख़वातीन का जो ताल्लुक है, जो मंशिया स्मगलर है उसका ताल्लुक पेशावर से है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। हम बड़े इंट्रीग हुए, वैसे तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें पकड़ी भी जाती हैं और उसके बाद कार्रवाई वगैरह भी होती है, लेकिन ये ख़वातीन का पकड़ा जाना ये आपको मामूल की बात लग रही है या फिर ये कुछ स्पेशल केस ही बन गया है? मतलब टॉक अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? नहीं, और भी हैं, मतलब ये पूछना चाह रही हैं ख़वातीन इस धंधे में? पूछ लिया था जी बिल्कुल। पेशावर नादरन बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और उसमें 3 ख़वातीन भी है जो मंशियात स्मगलर थे, जिनका धंधा ये था। पुलिस का ये कहना है कि इससे कबल भी यही ख़वातीन 4 बार पंजाब को भारी मकदार में चरसा और दीगर जो नशावर अशिया है वो स्मगल कर चुके हैं। इसका ये भी कहना है कि इस धंधे में मुलव्वस पहले मर्द हुआ करते थे, अब ख़वातीन भी इस धंधे में शामिल हो चुकी है, और ये सबूत के साथ अब गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज है और मुकदमा दर्ज किया गया। थैंक यू रसूल दावर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। विदाउट फर्दर अडू एक ट्रिब्यूट है हमारे पास और हम आपको दिखाना चाहते हैं। आज हम याद कर रहे हैं 60 और 70 की दहाई के कामयाब हीरो सैयद कमाल को, जिनकी आज 15वीं बरसी है। लेट्स वॉच। जैसे ही रिजेंबल्स द इंडियन क्या नाम है, राज कपूर से मिल रहे थे शक्लन।
जब ये हीरो थे तब भी ये बात बहुत होती थी। That's right. हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, वो तो आपको नजर आ ही गया होगा। कराची में जियो और जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आगाज से अब तक कई ऐसी परफॉर्मेंसेस सामने आ चुकी हैं जिन्होंने देखने वालों को बहुत मुतासिर किया है और बड़ा ही एंटरटेन किया है। और उन्हीं में से एक डांस एक्ट जैज आर्ट का था जो कि साउथ अफ्रीका से आए हैं और उनके दो मेंबर्स हमारे साथ हैं। And we have Lishe with us, who is a performer and a choreographer, and we have Safiso, who is also a dance instructor and a choreographer. Welcome. Welcome to both of you. And they have already performed at They have already performed at the festival. However, is this your first time here in Pakistan? Yes, it is our first time. Lovely. Yeah. Okay, please do tell us about your, what did you decide that we are taking this art to Pakistan and what should we showcase? So explain that to us. We decided to bring this show, which is called Resilience. All right. From South Africa because of the history of the stories that we're bringing in. So for instance, my piece is called I'm African, under the same theme, resilience. And we're basically telling people, okay, South Africa right now is commemorating 30 years of democracy. Right. And it has not been easy, and we've been resilient, working together, different races, whether Indian, colored, white, black. And if you know our history, it has not been easy. The transitions from apartheid to democracy, what all that means. And it's been tough, but we've worked together. And we're so lucky that we have never had a civil war in the country. And so through the understanding, negotiations, look where we are. We're still a peaceful country. That's right. And so basically the piece, it deals with those issues, but it's also the important thing is reminding us who we are as African people. And on stage, we do talk about that, what makes you African. So we investigate. But the interesting that is a very important message that everybody in the world needs right now, actually. But to showcase that through dance, it's a very interesting and it's different thing. It's a very unique thought as well. Lisa, is dance a very big part of the South African culture? Oh, definitely. Definitely it is. In us, is in, I'll say Xhosa people for now, we do have traditional dances that we would do, and not professionally, but when we do ceremonies and all, which is what Safiso's pieces is all about, bringing all that together and showcasing professionally, I would say. So it is quite big in South Africa, and obviously when you get to a professional part of it, then that's when you get also different genres, ballet and contemporary in there. Right. So what was your piece like? Yes. Can we explain a little bit to our Safiso ने हमें audience? बताया कि जिस तरह साउथ अफ्रीका ने अपनी एक जद्दोजहद इनकी थी डेमोक्रेसी के लिए और रेजिलिएंट ये कौम रही है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इतने मल्टी एथनिक होने के बावजूद डिफरेंट किस्म के लोग साउथ अफ्रीका में बसते हैं, इनकी यहाँ आज तक कोई सिविल वॉर नहीं हुई और वो क्यों नहीं हुई? बिकॉज इन्होंने डायलॉग किया, इंगेज किया और इनकी बहुत तवील एक स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को इन्होंने डांस की फॉर्म में पाकिस्तान में पेश किया। और वो भी इसलिए क्योंकि डांस इनके कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो लोग फॉर्मली डांस सीखते भी हैं, इनकी डिग्रीज होती हैं, ये पढ़ते हैं डांस, तो वो बड़ा ही एक्सेप्टेड है उधर और उससे इन्होंने ये शोकेस किया। ऑन संडे at the Karachi Arts Council Pakistan World Culture Festival. How was it like? What was the audience reaction? We are interested in knowing the response actually. I would say we had a positive response, and not just positive, but a very supporting, enthusiastic, exactly, overwhelming. Yeah, exactly. When a performer comes on stage and it's the first time they see a dancer and people are clapping during a performance. Yeah. Lovely. Yeah. That satisfies you. And did you also feel that your message that you were trying to convey through your performance, were you able to successfully convey it? Oh, yes, definitely. I mean, does it reach an audience, because there are no dialogues, I'm assuming there's dance and actions. How does one connect to the people who are watching? It really depends on how
as an audience member, what kind of energy you get from the audience. Right. You know, as performers, there are different reasons why we perform. Sometimes we perform to educate, to heal the souls that are watching. Interesting. And sometimes provoke. You know, you just start a topic so that you can go home and talk think about it. and talk about it. And that is our job to do. We are healers. You come to the theater, you're having a fight with your wife or with your partner at home. When you get there, you watch us perform. You forget what happened. So we've just healed you. You have also given us a new perspective of how we look at the dances and dance now. And remember, coming from South Africa where black and white was not allowed, Yeah. on that stage we have black, white colored together. Yeah. That's a big message in itself. Exactly. That- Exactly. And And we're showing the people of Pakistan, this is how we live in South Africa. So it's educational in a way. Yeah. Yes, it's And I important think for every everybody can- society, I guess. That's right. Yes, it is certainly important. You know, this is a message that the world needs to understand and know, and you know, we need to reiterate it again and again. Let's say, what was your performance? You performed contemporary? Yes, so I choreographed Battlefield, which is about breaking free or escaping from the world that always tells us what to do, how to react, what to say and how to feel and all those things. And obviously also being aware of what's happening on the outside. If it's not happening on our end, doesn't mean that it's not happening at all. We have wars from other countries, wars at home, but also mentally also. So it's sort of being aware of what's happening around us. Doesn't have, like I said, doesn't have to be happening to us, but also around us. So that's what Battlefield is about. And briefly, if you could give us the process of coming up with, so, you know, when it starts, do you have the dance or the expression in mind first, or the music that it goes on? I like to start with the music, so Okay. that the music, so I connect with the music instead of trying to make the music connect with me. I find it really difficult to come up with the movements and then find the music. Is it just somehow. instrumental, as in just the musical instruments, or there are lyrics involved in it? And It's just musical songs? instrument, yeah. It's just instruments in it, yeah. Because yeah. the dance speaks, so exactly. you don't really need the words. Exactly, exactly. Very nice. We have to translate this because this is very interesting. बड़ा ही ज़बरदस्त इनका तरीक़ेकार भी है, इतना एक्सप्रेशन है इनके डांस में. और क्या स्टोरी टेलिंग है? हाँ, स्टोरी टेलिंग भी है, और इतने मुश्किलात से इनका मुल्क गुजरा है कि अब वो कहते हैं कि पहले एक ज़माना था जब बड़ी डिविजन्स होती थी. अगर आप स्टेज पे देखें तो हर किस्म का शख्स जो है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी रंगत का हो, कुछ भी हो, फार्म और गोरा जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते थे साउथ अफ्रीका में एक ज़माने में. तो अब वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं, और अब वो एक्सप्रेशन जो है वो सामने आ गया है. It's very fascinating. It was great to have you over, Preeti. Thank you. And best of luck. Hope you had a with all good your time. performances. Just the last thing to Jazz Art is 51 years This year. Oh, lovely. So Very we've been nice. around for a long time, and it's the oldest contemporary African dance company in South Africa, if not in Africa. So that's Actually, good. So we are very honored that you came to Thank you so Karachi much. Thank you for to having showcase us. your talent. Thank you so much. Thank you. Thank you. ज़बरदस्त. अच्छा, तो हम इनको ये भी बता रहे थे कि हमारे यहाँ उस तरह डांस एकेडमीज वगैरह नहीं है. कुछ है? हैं एक आध, मतलब एक आध तो है इस तरह, लेकिन उस तरह पॉपुलर नहीं है जितना प्राइवेटली लोग तो बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन उस तरह सिखाने वाली कोई बात नहीं है. अच्छा जी, पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों को वो इख्तियारात कभी मिले नहीं जिनके साथ वो शहरियों की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क जो है वो डाल सकें, लेकिन जो महदूद वसाइल हैं आवाम का कुछ भला तो उनसे भी किया जा सकता है. और ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मदद से वो सक्खर में ना सिर्फ कई मंसूबे शुरू कर रहे हैं, बल्कि मुस्तहिक और लायक स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त भी किया है. बड़ा इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम है जिसमें CSS मुकाबले के इम्तिहान में जो लोग बैठना चाहते हैं, अपेयर होना चाहते हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये हमें कुमैल शाह साहब ही बताएंगे. कुमैल साहब बताइएगा, कैसे ये आइडिया आया और अब तक क्या प्रोग्रेस हो चुकी है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए सर, हमारे पास जो सक्खर या उसके जो भी नेबरिंग इलाके, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
वहाँ पे बहुत ये प्रॉब्लम होता है जब कोई भी बड़ा एग्ज़ाम होता है CSS के हवाले से या पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, और वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं वहाँ अफोर्ड भी नहीं कर सकती। इनके कोचिंग सेंटर्स बने होते हैं हैदराबाद, कराची, लाहौर में, लेकिन हमने वो एक हमारे पास IBA सक्खर है, बहुत बड़ा इदारा है और वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। सो व्हाट वी स्टार्टेड, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया और जो भी उनकी तैयारी का, जो भी उनकी प्रिपरेशन का ख़र्चा है वो सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने पे किया, और उसमें से आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिसमें 75 लोगों ने क्लियर किया है, और उनकी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उनका फूड, वो सब फ्रॉम सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। दिस इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ CSS ऑब्वियसली। तो वो ये बच्चे जो हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये एनरोल हो जाते हैं या फिर IBA खुद अलग से फिल्टर कैसे करता है? इसमें बहुत सा अप्लाई ज़्यादा लोग करते होंगे, ज़ाहिर है हर एक को सीट तो नहीं मिल सकती उस तैयारी के लिए। इसके जो गाँव के जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी ज़्यादा सीट्स रखी है ताकि जहाँ पे बिल्कुल ही सहूलत नहीं, तो IBA विल गिव देम सपोर्ट। और फिर हमारी जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है, जो वहाँ पे कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, SSPs हैं, हमने वीकली उनके भी क्लासेस रखे, सो दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस कि हाउ वी गॉट द सीट्स, हाउ वी व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर, हमें किस तरह पढ़ाया, हमने इंटरव्यू में क्या करना है, हमने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। हमारा यही है कि अगर कोई भी एक बच्चा या बच्ची पास हो गया तो व्हाटएवर वी डिड इट, वो सारा इंशाल्लाह। अच्छा, अदरवाइज आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करते रहे हैं? ज़ाहिर है इस मरतबा बाय द वे बारिशें हुई थी तो हमारे रिपोर्टर ही हमें अपडेट करते रहे कि जिस तरह हर साल पानी कई दिन खड़ा रहता है, इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ था। सो वो तो चीज़ थी हमारे सामने, लेकिन अदरवाइज व्हाट आर योर प्लान्स और व्हाट हैव यू डन सो फार फॉर योर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलरली सक्खर सिटी? वी आर द ओनली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, 3 हमारी हैं, सक्खर, घोटकी एंड खैरपुर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक, उनसे बड़ा कंसर्न होने के बाद वी स्टार्टेड अ फर्स्ट फ्री एयर एम्बुलेंस। और ये जितनी भी तनकीद लोकल काउंसिल्स में होती है, तो ये एक बहुत बड़ा उसका है कि ये 3 लोकल काउंसिल्स ने स्टार्ट किए ये हमारा एयर एम्बुलेंस। जो अभी आपने ईरान वाला वाक़या देखा, तो जब वो ईरान से जनाजे शहीदों के आए, या जो 2 फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, उनको सिंध की एयर एम्बुलेंस ने फ्रॉम जैकमाबाद कराची लेके आए। और अभी हाल ही में 2 वीक्स पहले आपके हर जगह पे वो वायरल भी हुई थी वीडियो, आपके TV चैनल्स ने भी चलाई थी कि एक सक्खर की फैमिली थी और वो डॉक्टर्स उनको जवाब दे दिया, तो उस पर भी हमने भी एयर एम्बुलेंस हम उसको लेके आए। एंड वी स्टार्टेड द फर्स्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन सक्खर, दाऊद कैंपस के नाम से, एफिलेटेड विद द दाऊद कराची यूनिवर्सिटी, एंड इट्स द फर्स्ट इंजीनियरिंग, वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने किया है। वाईफाई फ्री भी पहले हमने की, पंजाब गवर्नमेंट ने बाद में की है, तो वो भी आप ये वो चीज़ें जिसमें मुकाबला अच्छा लगता है। हाँ, ये हमें मुकाबला जो है अच्छा लगता है कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं तो उन्होंने बाद में किया, हमने पहले किया। ये वो चीज़ें जिसमें हर हुकूमत को सबकत ले जाने की, आगे बढ़ने की, कंपटीशन, इसमें मजा आता है ना फिर। अच्छा, अभी चूंकि हमने स्टूडेंट्स की बात की, आई वुड लाइक टू कम बैक टू दैट बिकॉज बहुत से, यू आर वेरी राइट, मतलब ये सक्खर हो या कहीं और हो, बड़े डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं और बड़ा ही दुख होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज वो आगे नहीं जा सकते। सो गुड ऑन यू कि आप लोगों ने ये किया। हाउ अबाउट नॉट जस्ट CSS, अगर लेट्स सपोज को ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं एंड दे हैव एस्पिरेशंस टू स्टडी अब्रॉड, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी किया हो? जी, वी ऑलरेडी स्टार्टेड स्कॉलरशिप। वो तो हर लोकल काउंसिल का एक डोमेन है, वी कैन गिव। अगर कोई भी एप्लीकेशन दे रहा है, कोई भी स्टूडेंट इतना कॉम्पिटेंट है, उसकी ऑलरेडी स्कॉलरशिप आ गई है और उसको फाइनेंशियल एडमिशन आ गया, उसको कुछ फाइनेंशियल्स चाहिए, तो वो तो लोकली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स करते हैं। लेकिन हमने स्पेशली थाईलैंड के कौंसल जनरल को मैं सक्खर ले गया और हमने उनके साथ एक MOU दस्तखत किया, जिसमें उन्होंने हमें 17 स्कॉलरशिप्स दी कि हमारे पास 4 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन 4 मेन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है कि अगर ये स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे तो उनका रहना, वहाँ पे भेजना, सारा उसका भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एंड वी हैव द फर्स्ट बेगम नुसरत वुमेन यूनिवर्सिटी, सो वी आर स्टार्टिंग CA क्लासेस, नॉट CSS, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसका भी जो भी खर्चा है वो सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे कर रही है। VC साहिबा से हमने एक पूरा प्लान तैयार किया है। एजुकेशन पे आपने सही फुल हमारा, अब आप इंशाल्लाह आप सक्खर आपको इनवाइट करेंगे तो अब हमने प्रॉपर हब बनाया है जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ है। और एंटरटेनमेंट के लिए वी ऑलरेडी स्टार्टेड, बट उसको अब थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। फेरी सर्विस हम दे रहे हैं,
ब्रिटिश राज में चलती थी, सक्खर और रोढ़ी के बीच में फेरी चलती थी, फिर वो बंद हो गई। ज़बरदस्त भाई, ये हम एक दफ़ा दोबारा मेंशन करना चाहेंगे कि ये वो मुकाबले हैं जो हम चाहते हैं कि हर कोई इसमें एक दूसरे को मात देने की कोशिश करे कि जी हमारी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। सो दैट इज़ गुड। और यूनिवर्सिटीज़ का भी इन्होंने जिक्र किया। कुवैल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। अच्छा, हमने ये भी आपको बताना है कि कराची में कारसाज हादसा केस की मुलजमा को ज़मानत मिल गई है। मनशियात का केस का तहरीरी फैसला भी जारी हो गया है। फैसले में लिखा है कि कारसाज हादसा केस मीडिया में बहुत ज़्यादा कवर हुआ। सिविल सोसाइटी ने भी वाक़े पर आवाज़ बुलंद की जो मुलजमा के हक़ में नहीं थी। अदालत किसी भी दबाव में आए बगैर कानून के मुताबिक फैसला करेगी। मरकज़ी केस में वर्सा की मुलजमा से सुलह हो चुकी है। इसमें अमीन अनवर हमारे साथ हैं। अमीन, बताइएगा जो दूसरा केस था मनशियात वाला, उसका क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने कारसाज केस की मुलजिमा की ज़मानत मानद मंजूर कर ली है। उनकी तरफ से साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक जो मारूफ कानूनदान हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि जिन सेक्शंस के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है उन सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल है, जबकि मुलजिमा 3 हफ्तों से जेल में है और उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए क्योंकि उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। जबकि मरकज़ी केस में मुलजिमा की ज़मानत हो चुकी है और वर्सा ने मुलजिमा को माफ़ कर दिया, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने भी मुलजिमा की ज़मानत मंजूर कर ली थी। लिहाजा इस केस में भी इम्तनाई मंशियात का केस जो सरकार की मुद्दत में दर्ज है उसमें भी ज़मानत मंजूर की जाए। ताहम प्रोसिक्यूशन ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इस केस में ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा की ज़मानत मंजूर की है और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। अच्छा, ये बताइएगा अमीन कि इस ज़मानत से पहले एक सुलहनामा भी सामने आ चुका है और क्या सुलहनामा में किसी दियत का जिक्र है या मरने वालों के अहले खाना ने ऐसे ही माफ़ कर दिया है? इसकी भी कुछ बैकग्राउंड बताएं। जी, ये समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई थी, जिसमें 19 अगस्त को कारसाज पर पेश आने वाले वाक़े में बाप बेटी की हलाकत हुई थी। उसमें मुलजिमा की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के मौके पर जो वर्सा हैं जाँ भाग होने वालों के, जिसमें मकतूल की बेवा हैं और उसके अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा है, उनकी तरफ से एफिडेविट जमा कराए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने अल्लाह के नाम पे जो है वो मुलजिमा को माफ़ किया है। ताहम जो एफिडेविट जो हलफनामे जमा कराए गए थे उसमें किसी दियत का जिक्र नहीं था। ये ज़रूर कहा गया था कि उन्होंने अल्लाह के नाम पे मुलजिमा को माफ़ किया है, जिसके बाद अदालत ने मरकज़ी केस में मुलजिमा की 1 लाख रुपए में ज़मानत मंजूर कर ली थी और अब जो कि सिंध हाई कोर्ट ने भी मुलजिमा की एक दूसरे केस में ज़मानत मंजूर की है। लिहाजा अब 2 मुकदमात थे जिसमें मुलजिमा की ज़मानत मंजूर हो। अब जो मनशियात वाला केस है वो ख़त्म होने के बाद मुलजिमा की रिहाई का क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल, अब मुलजिमा की रिहाई में कोई रुकावट नहीं है। मरकज़ी केस में जिसमें बाप बेटी हलाक हुए थे और 2 शहरी ज़ख्मी हुए थे, उस केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत पहले ही मुलजिमा की ज़मानत मंजूर कर ली थी। अब सिंध हाई कोर्ट ने जो इम्तनाई मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था सरकार की मुद्दत में, उसमें भी मुलजिमा की ज़मानत जो है वो 10 लाख रुपए में मंजूर कर ली है और अब मुलजिमा की रिहाई में कोई रुकावट नहीं है। ख़ास बात यह है कि अदालत में मुलजिमा को ज़मानत देते वक्त ना तो उसका पासपोर्ट जमा कराने का कोई हुक्म दिया है, ना ही उनका नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दिया है। ताहम दोनों मुकदमात का ट्रायल होना अभी बाकी है और मुलजिमा को दोनों मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो चुकी है, मिल चुकी है और वो जेल से भी रहा हो जाएंगी, लेकिन इन दोनों मुकदमात का जो ट्रायल है वो ट्रक में चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर हमें। अच्छा जी, आज जो है ना बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, सीनियर सिटीजन्स का बेसिकली सीनियर सिटीजन्स का, सो ओल्ड पर्सन्स डे, ओल्ड पर्सन्स डे है। बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग हु इज गोइंग टू डिटरमिन हु इज ओल्ड। या तो सीनियर सिटीजन का तो एक डेफिनेशन होती है ना, तो ओल्ड तो मेंटली बड़े लोग ओल्ड होते हैं जो यंग भी होते हैं। वी कैन सी टुमारो इंशाल्लाह।